बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कुछ घंटे बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा। आखिरी चरण में विपक्ष ने तीखे हमले एनडीए सरकार पर किए। नीतीश के खिलाफ बीजेपी की प्लानिंग को बताते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को बड़े बड़े दावे करने की आदत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 पार कहा था, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना सके। मोदी का असली खेल चुनाव की बात पता चलेगा, क्योंकि एनडीए ने नीतीश कुमार को अपना सीएम चेहरा तक घोषित नहीं किया है और उन्हें अलग थलग कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी की तुलना शराबी पति से ही कर डाली। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि सरकार आपका वोट का अधिकार छीन रही है। बीजेपी संविधान कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये लोग वोट चोरी कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया और जनता से कई वादे किए। अपनी चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे किए। उन्होंने बिहार को ऐसा बनाने का संकल्प लिया जिससे किसी भी बाहरी भाई को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। वहीं एनडीए के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह ने वही जंगल राज का राग अलापा। पीएम ने कहा, जंगल राज से बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अमित शाह ने भी जंगल राज और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। यानी कहा जा सकता है कि एनडीए के पास जनता के बीच जाकर कहने के लिए कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा गूंज रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा में वोट देने के बाद अब बिहार में भी वोट देते दिखाई दिए। इस पर पहले से ही बीजेपी घिरी हुई थी और अब चुनाव आयोग फंस गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है। पोस्ट में आरजेडी ने लिखा कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? तो आरजेडी ने चुनाव आयोग को चोर आयोग कहते हुए तीखे सवाल किए हैं और आरोप लगाया है कि ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है। इसके अलावा आरजेडी ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ गड़बड़ी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलझलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हट। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। वहीं आरजेडी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि समस्तीपुर में बने स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध लोग घुसते हुए दिखाई दिए हैं। इसका वीडियो भी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। आरजेडी के आरोपों के बाद अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। सवाल चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं। सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग की दोस्ती खतरे में आ गई है। पूरे देश में वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और इन धड़कनों को और बढ़ा दिया है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में छात्रों के प्रदर्शन ने। छात्रों ने ऐलान किया था कि वो वाराणसी में वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी का डर सामने आ गया और उसने एनएसयूआई बीएचयू के प्रेसिडेंट सुमन आनंद को हॉस्टल से गिरफ्तार करवा दिया, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि युवाओं से डर गए मोदी। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में छात्र वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन छात्रों की आवाज से डरी सहमी बीजेपी सरकार ने विरोध से पहले ही एनएसयूआई बीएचयू प्रेसिडेंट सुमन आनंद को हॉस्टल में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई छात्रों को हॉस्टल और लाइब्रेरी में कुख्यात अपराधियों की तरह तलाशा जा रहा है। ये वोट चोरी के खिलाफ युवाओं की आवाज दबाने की एक कायरतापूर्ण और नाकाम कोशिश है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने बीजेपी की चुनाव चोरी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिससे बीजेपी बौखला उठी है और विरोध को दबाने की कोशिश में लगी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी याद रखें, देश जाग चुका है। उनकी वोट चोरी का खेल खत्म होने वाला है। इस मामले में एनएसयूआई की तरफ से बयान सामने आया है, सुनिए। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है, संवैधानिक गिरफ्तारियां बिना एफआईआर की हो रही है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही हम और हमारे कई अन्य साथी जो बिहार के रहने वाले हैं और अन्य जगह के रहने वाले हैं, उनको लगातार पुलिस कॉल कर रही है। हम अभी साइबर लाइब्रेरी से ये वीडियो बना रहे हैं। हम बाहर पुलिस खड़ी है, बार बार धमकियां दिया जा रहा है। हमारे साथी सुमन आनंद को भी एफआईआर की धमकी दी गई है और हमें भी धमकी दी जा रही है कि आप पे एफआईआर करेंगे। बताइए ये किस तरह का अन्याय है? क्या देश में किसी भी गलत
होने का विरोध करना अपराध है, कानूनन अपराध है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद अब देखना होगा कि बीजेपी क्या रुख अपनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और फेयर फ्राइज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बार फिर विरोध का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने सरकार पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उचित मूल्य दुकानदारों के साथ 4 नवंबर 2025 को हुए समझौते का घोर उल्लंघन किया गया। प्रहलाद मोदी का ये विरोध तब सामने आया जब सरकार ने 7 नवंबर 2025 को नई शर्तों वाला एक तरफा परिपत्र जारी कर दिया, जिसे दुकानदारों ने विश्वासघात करार दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि आपूर्ति मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बनी महत्वपूर्ण सहमति के विपरीत नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसने दुकानदारों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्रहलाद मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को यह नया सर्कुलर तुरंत वापस लेना होगा, अन्यथा दुकानदारों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने विशेष तौर पर परिपत्र के अनुच्छेद 2 पर आपत्ति जताई, जहां व्यवस्था मामलतदार या कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों की तरफ से किए जाने की बात कही गई है, लेकिन प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं की गई है। दुकानदारों के प्रतिनिधियों ने यहां तक आरोप लगाया है कि सरकार आला अधिकारियों के दबाव में झुकी हुई है, जो मंत्रियों को गुमराह कर मनमाने फैसले थोप रहे हैं। और इस विरोध के बाद राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे ने गुजरात के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम की वैधता पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को हफ्ते भर में तीसरी बार कड़ी फटकार लगाई। सीजीआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई में देरी और मामले को 5 जजों की बेंच को भेजने की मांग पर नाराजगी जताई। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत से माफी मांगी और कहा कि सरकार याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर विचार करेगी और जरूरी सुधार भी करेगी। दरअसल ये विवाद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जो ट्रिब्यूनलों में सदस्यों और अध्यक्षों के लिए 4 साल का समान कार्यकाल तय करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में यानी 3 नवंबर को कोर्ट ने मामले को 5 जजों की बेंच को रेफर करने की सरकार की अंतिम समय की मांग पर आपत्ति जताई थी। फिर 6 नवंबर यानी गुरुवार को सुनवाई स्थगित करने की अपील पर सीजीआई बीआर गवई ने कहा था कि ये अदालत के साथ अन्याय है। क्या आप हमारे रिटायर होने का वेट कर रहे हैं? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा गया कि एजी 10 नवंबर को पेश हों या फिर मामले को संभाल लें। इस पर एजी वेंकटरमणी ने माफी मांगते हुए कहा कि हम अदालत को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। सोमवार को व्यक्तिगत रूप से दलीलें रखेंगे। सीजीआई ने चेतावनी दी कि अब कोई स्थगन स्वीकार नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम से बार बार स्थगन की मांग किए जाने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, जिस पर सीजीआई ने सख्त रुख अपनाया है। अब सोमवार को इस सुनवाई में क्या होता है, ये देखना। राष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। अभी तक जहां पार्थ की कंपनी पर फडणवीस सरकार ने जांच बिठाई थी, तो वहीं अब उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ पवार पर आरोप है कि पुणे के मुंडवा इलाके की करीब 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए में फर्जी तरीके से खरीद ली थी। इस डील में 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। सीएम फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी बनाई, जिसके बाद ये मुद्दा और गर्मा गया और पार्थ पवार के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई। अब लैंड सेल कैंसिल करने के लिए कंपनी को दोगुना स्टैंप शुल्क देना होगा, जो कि 42 करोड़ रुपए है। इस मुद्दे पर अब अजित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सौदे से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में अधिकारियों को हलफनामा सौंप दिया गया है। एक भी रुपया किसी के हाथ नहीं गया। संबंधित जमीन सरकारी है और उसे बेचा नहीं जा सकता। पार्थ पवार और उनके साथी दिग्विजय पाटिल को इस बात की जानकारी नहीं थी। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि लैंड डील के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें पार्थ पवार का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर सीएम फडणवीस सवालों में घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि पार्थ पवार के फंसने के बाद एनसीपी के तेवर अपनी सरकार को लेकर बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी की तरफ से तो यहाँ तक दावे किए जाने लगे हैं कि वो महायुति गठबंधन भी छोड़ सकते हैं। इस बीच पार्थ पवार का नाम एफआईआर से गायब होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि संसदीय कार्यों की जरूरत के मुताबिक इसमें बदलाव मुमकिन है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हम एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की उम्मीद करते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करे और जन आकांक्षाओं को पूरा करे। लेकिन सत्र के पहले दिन से ही सरकार का घिरना तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, एसआईआर और वोट चोरी सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से कई विधेयक पारित कराने की कोशिश होगी। इसमें संविधान का 129वां और 130वां संशोधन बिल, जन विश्वास बिल,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल शामिल है। ये बिल अर्थव्यवस्था और संवैधानिक सुधारों से जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष के आगे इन बिलों के पास होने की राह मुश्किल लग रही है। अब इन सबके बीच देखना होगा कि सत्र के दौरान सदन के भीतर क्या कुछ देखने को मिलता है।